देखो एक्सरसाइज 1.1, आपको जो लास्ट के जो 3 रिलेशन बताए गए थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, वो तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्रू आउट द चैप्टर जो है या थ्रू आउट द एक्सरसाइज पहले ये 3 तो पूछे जाएंगे आपसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, और उसका पार्ट 1 भी है, ठीक है। उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो रिलेशन गिवन है सेट ए के ऊपर, यानी कि सेट ए क्या गिवन है, वो है आपके पास 2, 1 2 3 सो ऑन 13 एंड 14, ठीक है। और R इज डिफाइंड एज x, y where 3x minus y must be equal to 0। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले काम करना होगा कि आप R निकाल लो, वो ज्यादा बेटर होगा, है ना। तो आप ऐसे कर लो, यहाँ पे एक टेबल बना लो, टेबल से R निकालना ज्यादा आसान है। आपको x और y चाहिए ना, तो x और y के लिए टेबल बना लो, यहाँ पे ये x और ये y। x और y दोनों में क्या कर सकते हो आप, इनमें से 1 से लेके 14 तक के जो भी नंबर हैं उनमें से कोई भी एक वैल्यू हम इनपुट ले सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 पुटअप किया, यहाँ से देखो y क्या मिलेगा, यहाँ लिख देता हूं मैं कि जो y है वो क्या मिलने वाला है आपके पास, तो y इज इक्वल टू 3x। y क्या है आपके पास 3x, यानी x का ट्रिपल, यहाँ पे हो जाएगा 3। अगर आपने 2 पुटअप किया तो 6, 3 पुटअप किया तो 9, अगर आपने 4 पुटअप किया तो 12, 5 पुटअप किया तो 15। अब यहाँ पे 15 जो है वो आप नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि x एंड y दोनों ही एलिमेंट है किसके, सेट ए के ही एलिमेंट होने चाहिए थे। सेट ए लास्ट 14 तक है, यानी 15 तो आउटपुट आ नहीं सकता, ठीक है। यानी इसके बाद हम बाकी कोई हमारे पास नंबर नहीं है जिसको हम इनपुट दे सके, क्योंकि आउटपुट हमारा हमारे रेंज से बाहर है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे, सो आप लिख लो यहाँ पे कि 15 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। सो आर क्या मिला आपको, तो आर 1 का रिलेशन 3 के साथ है, जिसका रिलेशन मतलब जो इनपुट देने पे जो आउटपुट आ रहा है वो आपस में रिलेटेड है। 2 6 के साथ, 3 9 4 12, 5 और 5 तो होगा नहीं है, तो ये आपके पास टोटल रिलेशन मिला, ठीक है गुड़िया। अब इस रिलेशन के बेस पे हमें ये 3 चीजें पूछी जा रही थी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव क्या क्या होते हैं वो बताना है आपको। तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या रूल होता है, राइट में आपको बता रहा हूं बस हिंट के लिए, कि आर अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो क्या होना चाहिए, इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं, इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सब का क्या होना चाहिए, रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, उन सबका रिलेशन जो है खुद के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि 1 1 3 3 2 2 6 6 9 9 4 4 12 12 ये है नहीं, इनका रिलेशन खुद के साथ नहीं है क्या, नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव because 1 1 2 2 and so on 14 14 not element of R। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा क्या पूछा जा रहा था कि वो जो है ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये पूछा जा रहा था ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। कोई बात नहीं, पहले सिमेट्री देख लो फिर। तो सिमेट्री के लिए क्या रूल होता है, सिमेट्री के लिए ये होता है कि अगर R के पास
ए और बी एलिमेंट है तो बी ए भी एलिमेंट होना चाहिए आर का, ये इसे इंप्लाई करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो क्या यहाँ पे 1 3 अगर एलिमेंट है तो 3 1 भी है क्या? वो नहीं है। क्यों नहीं है? तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो अगर मैं 3 पुट अप करता हूं यहाँ पे तो 3 3 जा 9, तो हमें जो है यहाँ पे 9 मिलेगा, ना कि 1 मिल रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, वही लिख दो जो नहीं है। आर एच, आप चाहो तो पहले टेस्ट लिख लो, उसके बाद उनका रिजल्ट लिखो कि आर इज नॉट सिमेट्री because 1 3 is the element of R but 3 1 is not element of R। ठीक है, यार एक सिमेट्री नहीं होगा। थर्ड क्या है आपके पास, ट्रांजिटिव पूछा गया था। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी एलिमेंट है आर का, बी सी एलिमेंट है आर का, तो इट इंप्लाई दैट ए कॉमा सी मस्ट बी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। ये होता है ना। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें कि यहां लिख सकते हो कि हेयर 1 3 is the element of R and 3 9 is the element of R। देखो लास्ट, जो इसका लास्ट एलिमेंट है उसके लास्ट एलिमेंट का रिलेशन हमें देख चेक करना होता है, वो हमने कर लिया। लेकिन बट इसका फर्स्ट और लास्ट क्या आपस में रिलेटेड है, यानी 1 इनपुट देने पे 9 आउटपुट आ रहा है क्या कहीं पे? तो नहीं आ रहा। तब कहोगे क्या, बट 1 9 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, so R is not ट्रांजिटिव। आई बात समझ में? ठीक है गुड़िया। हाँ। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि चेक वेयर द रिलेशन आर इन आर डिफाइन एज। क्वेश्चन नंबर 5, आर आपको दिया गया है ए बी such that a is less than or equal to b cube, a is less than equal to b cube, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये ट्रांजिटिव होगा। क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे, तीनों चीज पूछी जा रही है कि ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव है या नहीं है ना। तो आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। आप यहां लिख लो 4 रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, एक एक करके चेक करो कि आप जो है इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। आर आपको गिवन है ही, तो आपको एक एक करके चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इनपुट चेक करने पड़ेंगे और रिफ्लेक्सिव का जो प्रॉपर्टी है वो देखना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी रिलेशन है और ए बी आपस में रिलेटेड हैं या ए बी जो है रिलेटेड है आर के साथ, तो रिफ्लेक्सिव कहता है कि ए और बी आपस में इक्वल होंगे। ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ए कॉमा ए मस्ट बी एलिमेंट ऑफ आर, ये होना चाहिए। ये होता है ना। हाँ गुड़िया। हाँ। ठीक है, तो यानी खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, ये कहना चाहता है रिफ्लेक्सिव। तो यहां भी हम वही काम करेंगे कि दो सेम नंबर लेके चेक करेंगे कि क्या वो एलिमेंट हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने लेट कर लिया कि लेट ए इक्वल टू 1/2 एंड बी इक्वल टू 1/2। इसको चेक करके देखेंगे कि हमारे पास जो है ये जो कंडीशन दिया गया है उसको वो फॉलो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हमने ये काम किया है तो यहाँ पे क्या मिल रहा है इसके हिसाब से,
सो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/3 1/2 द होल पावर 3 आना चाहिए। क्या ये सही है? तो आप ऐसे कह सकते हो कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 या फिर डायरेक्ट लिखो तो ज्यादा बेटर है कि ज्यादा लंबा हो जाएगा। 1/2 का पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा ना। इसको हटा देते हैं अब। क्या ये सही है? क्या ये रिलेशन सही है? नहीं है। 1/8 इज लेस देन 1/2, बट ये बिगर बता रहा है, तो क्या लिखेंगे? इज नॉट ट्रू। अब जाहिर सी बात है, अगर उसने रिलेशन को या जो भी उसका कंडीशन था उसको सेटिस्फाई नहीं किया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आर है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्या लिखोगे? हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अरे बात समझ में? सेम प्रोसीजर के साथ जो है आप चेक कर लो 4। नेक्स्ट क्या बोला था आपको? सिमेट्री बोला था, है ना? तो 4 सिमेट्री या सिमेट्रिसिटी। क्या है सिमेट्रिसिटी के लिए? तो सिमेट्रिसिटी के लिए रूल क्या होता है कि अगर आपके पास a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर है, तो बी ए भी एलिमेंट होना चाहिए आर का। ये इंप्लाई करना चाहिए इसको, है ना? ये रूल कहता है आपसे, है ना बढ़िया? तो एक काम करो, चेक करो इसको। लेट 1,2 इज द एलिमेंट ऑफ आर। क्यों? बिकॉज अगर हम जो है 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 पावर 3 इज ट्रू। मतलब ये ट्रू है, इसलिए आप इसको मान सकते हो। बात समझ में आ रही है ना कि 1,2 एलिमेंट होगा आर का? क्यों? क्योंकि उसका कंडीशन, जो भी आर का कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर पा रहा है। लेकिन 2,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर बिकॉज रिवर्स चेक करने पे क्या मिला था? 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 पावर 3 इज फॉल्स। आई बात समझ में? वो तो रिवर्स होने पे गलत हो गया ना, सही नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्री। ये दो कंडीशन, दो टेस्ट जो है समझ में आए इसके, ये दो रिलेशन ये नहीं है इसके लिए, ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव। हाँ, यहाँ पे नॉट एलिमेंट आएगा, सही है। तो 4 ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए हेयर कोई भी दो अगर आपको ऐसे मानने हैं जिसका पावर 3 करने पे, देखो अगर हम किसी भी नंबर का पावर 3 करेंगे तो जाहिर सी बात है वो नंबर क्या होगी? बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है ना? तो वैसे तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि वो इसके बाद वाले कंडीशन को भी फॉलो करे। तो मैं इस बार 3 और 3/2 ले रहा हूं यहां पे। इज द एलिमेंट ऑफ आर। क्यों? क्योंकि एज अगर यहाँ पे आप देखते हो कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3/2 दी पावर 3। 3 पावर 3 क्या होता है आपके पास? 9। अब क्या करना है नेक्स्ट? हमें एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सेम इसका जो लास्ट नंबर है उसको हमें फर्स्ट नंबर यूज करना है 3/2, और कोई भी एक ऐसा नंबर रखना है जो हमें इस कंडीशन को फॉलो करे, ठीक है?
तो दूसरा क्या रखोगे? ट्राई करके देखो इसको तो। 3/2 और 6/5 इज द एलिमेंट ऑफ आर एज 3/2 जैसा है वैसा रहने दो, 6/5 पावर 3। 6 बाई ये क्या आ जाएगा? 6 का पावर 3 कितना होता है? 36 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आ जाएगा? 192 डिवाइड बाई 125, ये आएगा ना। इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 1.5 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? वन टाइम्स में 270। आपके पास, हाँ तो कुछ ज्यादा आएगा है ना। हाँ 1.5 से कुछ ज्यादा आएगा, मतलब वो सेटिस्फाई करेगा है ना। तो ये दो कंडीशन आपने फॉलो करा दिए हैं, मतलब कि ये और ये इसके रिलेटेड हैं। तो क्या आप इन दोनों को रिलेट करा के देख सकते हो? हाँ देख सकते हैं। हाँ तो वो देखना पड़ेगा कि वो है या नहीं है। तो यहां लिखे हैं क्या कि हेयर हेयर 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, और इसको देखना है ना हमें 6/5 पावर 3। अभी क्या आ रहा था? 1 पॉइंट समथिंग करके आ रहा था, 1.7 मान के चलो या 2 मान लो अप्रोक्सीमेटली, है ना। लेकिन फिर भी जो है 3 उससे छोटा तो नहीं हुआ, 3 तो बड़ा हो गया, हाँ 3 बड़ा हो गया ना। तो ये दो रिलेशन तो सही है, लेकिन तीसरा रिलेशन सही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट के साथ कोई रिलेशन बन नहीं पा रहा है आर के कंडीशन के अकॉर्डिंग। इज नॉट ट्रू, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आपसे so that each of the relation are in set A क्या गिवन है? A गिवन है X is the element of Z where X is greater than 0 or equal to 0, less than or equal to 12। यही है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि जो हमारे पास A की वैल्यू है वो 0, 1, 2 एंड सो ऑन 12 तक होगी। ये होगा ना गुड़िया? संदीप? हाँ अच्छा, और हाँ नेक्स्ट भैया। आपसे रिलेशन जो आर डिफाइन है वो डिफाइन है ए कॉमा बी सच दैट a minus b mod of a minus b is multiple of 4। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? 4, रिफ्लेक्सिविटी, ये चेक करना है ना। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है कि ईच एंड एवरी नंबर जो होना चाहिए वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए, उसका मेन एक ही फंडा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? यहाँ पे कुछ आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो क्या? आप यहाँ कह सकते हो कि हेयर आप लेट कर लो डायरेक्टली और बताओ मुझे, या फिर आप डायरेक्टली यहां देख सकते हो कि a माइनस बी मॉड ऑफ a माइनस बी इज
multiple of 4 because if a equal to b, mod of a minus b is equal to 0, ठीक है ना, mod of a minus b equal to 0 and is multiple of 4. So a minus b is multiple of 4 where a is equal to b, यानी a equal to b के लिए जो है ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लिख सकते हो कि हेंस a comma b is the element of mod of a comma a कर दो, यहाँ पे a comma a क्यों, क्योंकि दोनों ही सेम है हमारे लिए, है ना। a comma a is the element of r and so r is reflexive। आई बात समझ में, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या चाहिए हमें, हमें यही चाहिए ना कि दोनों के दोनों एलिमेंट जो हैं वो सेम होने चाहिए, मतलब खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर रख ले, 1 रखोगे तो भी 0 आएगा, 2 रखोगे 2 माइनस 2 0, क्योंकि आपको बताया जा रहा है किसके लिए, a इज इक्वल टू बी के लिए। तो बात समझ में आ रही है ना। हाँ जी, समझ में नहीं आया। आ गया। हाँ जी, नहीं, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी देखो, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होता है कि दो कंडीशन सही आप चूज करते हो, उससे तीसरा आना चाहिए, ये कहानी है ना। तो आपने लेट किया कि लेट a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ r, तो ये इंप्लाई करेगा कि मॉड ऑफ a माइनस b, मॉड ऑफ b मस्ट बी इक्वल टू 4 अल्फा बीटा, जो भी माना चाहे मान लो, एंड आप चाहो तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो, एंड लेट b कॉमा c, ऐसी था ना, इसका लास्ट एलिमेंट जो होना चाहिए दूसरे वाले जो भी हमारा कंडीशन था उसके लिए फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, इज द एलिमेंट ऑफ आर। तो अगर ये मैंने माना तो इसके कंडीशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट मींस b माइनस सी, मॉड ऑफ b माइनस सी मस्ट बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4। अब मल्टीपल 4 के लिए यहाँ अल्फा मान लिया तो यहाँ पे बीटा मान लो, ये सेकंड एलिमेंट सेकंड इक्वेशन हो गया आपका। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं, नहीं है ना। नाउ आपको पता है ना क्या करना है, हमें हमें ए और सी का रिलेशन चाहिए, ए और सी का रिलेशन चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी चाहिए, है ना। तो आप क्या करोगे कि ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी द होल मॉड, ठीक है ना, इज इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 4 बीटा। यहां देखो तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा आपके पास, a माइनस सी मॉड में, और यहाँ पे 4 कॉमन ले लो तो अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फा और बीटा आपके पास इंटीजर्स है, हमें उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। 4 मल्टीपल में आ गया, मतलब कि ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 का मल्टीपल है, और हमें यही चाहिए, हमें बाकी किसी से मतलब नहीं है। तो ये इंप्लाई क्या करेगा, दिस इंप्लाई दैट a कॉमा सी, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है आपसे,
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द रिलेशन विच इज, फर्स्ट पार्ट क्या है आपसे कह रहा है कि साइमेट्री होना चाहिए, है ना, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, मतलब सिमेट्री होना चाहिए, बाकी दो जो रिलेशन है वो नहीं होने चाहिए। तो सिंपल आप लेट कर लो, कोई भी एक सेट लेट करो, पहले एक सेट ए मान लो, ठीक है, और उस सेट ए के लिए जैसे मान लो कि आपने उस सेट को जो है 6, 7 और 8 मान लिया, ठीक है, सेट कुछ भी हो सकता है, और आपको आर ये सोच समझ के मानना है कि वो साइमेट्री होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, बस ये दिखाना है। तो तुम किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो आप यहां पे ऐसे कर लो, रिलेशन आर डिफाइंड, आर इज इक्वल टू, आप एक बार 6, 7 ले लो क्योंकि सिमेट्री चाहिए आपको, 7, 6 ले लो, ठीक है, ये दो रिलेशन ले लिया आपको आपने। अब इसके बेस पे क्या क्या दिखाई जा सकता है, मतलब क्या क्या कह सकते हो आप, क्योंकि जो आपको प्रूफ करना है बस वही बताना है और इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं हमें। तो यहां लिख सकते हो कि हेयर 6,6 एंड 7, 7 इज, साथ साथ आप इसको भी लिख सकते हो, 8, 8 को भी लिख सकते हो कि एंड 8, 8 is not element of R, so R is not reflexive, R reflexive नहीं है कि नहीं, एंड हेयर जो आपको ट्रांजिटिव बताना है वो भी दिखा दो कि 6,7 is the element of R and 7,6 is the element of R। तो एज पर रूल क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए कि अगर आपका कोई भी दो जो आपका कंजिक्यूटिव जो भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब कि इसका लास्ट जो एलिमेंट है उसके साथ किसी का रिलेशन है, तो फर्स्ट का और लास्ट का रिलेशन होना चाहिए, यानी कि 6,6 का रिलेशन होना चाहिए था। तो यहां पे लिख सकते हो कि बट 6,6 जो है यहाँ फर्स्ट और लास्ट 6 ही आ रहा है आपको, तो 6,6 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। यहां भी गलत कर दिया, नॉट एलिमेंट, नॉट एलिमेंट ऑफ आर, सो आर इज नॉट, क्या रहेगा ट्रांजिटिव, ठीक है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो दो चीजें आपको क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव भी नहीं मिला, ट्रांजिटिव नहीं मिला, और ये तो आपने खुद ही सोच के किया था कि सिमेट्री होना चाहिए, तो सिमेट्री तो है कि अगर 6, 7 आपके पास एलिमेंट है तो 7, 6 भी है। तो यहां लिख सकते हो कि सो आर इज सिमेट्री बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो बाकी चार इसी तरीके से आप इसको ट्राई करना, हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ कौन सा बताया जाए। मंथ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कह रहा है
इसमें कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, और सेट ए कैसा है, ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाय, और आर डिफाइंड है आपके पास, आर इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू, दीज आर द पॉइंट्स। और ये कैसे है, तो जो है ये डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस फ्रॉम द क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। तो मैं इसको क्या करता हूं, आप जनरली एक ग्राफ में देखो कि ये आपसे क्या कह रहा है, ये अगर आपने माना ओरिजिन ओ है, ओरिजिन को क्या माना, ओ माना, और पी और क्यू आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, मान लो ये पी आपके पास यहां है, क्यू आपके पास यहां है, तो आपसे ये कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द पी टू ओरिजिन, यानी कि पी से लेकर ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा किसके, क्यू तक के, यानी कि दिस वन, अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। उसी पॉइंट्स को आपको यहाँ पे यूज करना है, उन्हीं दो पॉइंट्स को आपको यूज करना है रिलेशंस को शो करने के लिए। आ रही बात समझ में, तो आप ऐसे कर लो, या उतना बड़ा आप लैंग्वेज लिखोगे, जो लैंग्वेज दिया गया है लिख देता हूं मैं, कि डिस्टेंस फ्रॉम, क्या लैंग्वेज है इसका, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from origin is equal to the distance of point P, point Q from origin। ठीक है, ये R कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। तो मैंने ओरिजिन को O मान लिया है, नेक्स्ट जो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे उसमें हम O का यूज कर लेंगे, वो ज्यादा बेटर लगेगा, है ना। आप यहीं पे लिख लो कि लेट ओरिजिन पॉइंट इज O, ठीक है ना। नाउ आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना था इसके लिए कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, जो थ्री कंडीशंस है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, ये तीनों के तीनों कंडीशन इसको ये जो आर है उस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप एक एक करके चेक करोगे कि फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होना चाहिए कि आपको बोला गया था कि दो सेम एलिमेंट, मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो खुद का खुद के साथ यहां पे कौन है, खुद का खुद, यानी कि पी पॉइंट का रिलेशन पी पॉइंट के साथ होना चाहिए, पॉइंट पी का रिलेशन पॉइंट पी के साथ ही होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि हेयर क्लियरली आप कह सकते हो कि ओपी इज इक्वल टू ओपी। सिंपल सी बात है ना, कि आप इसी लाइन को इसी लाइन के इक्वल नहीं बता सकते, ये खुद का पॉइंट खुद के इक्वल तो हो सकता है, यानी कि जो भी पॉइंट पी है उसी पॉइंट का डिस्टेंस, क्योंकि आपको यहाँ क्या बोला जाता था, हर बार यही बोलते थे ना कि 1,1 या फिर 7,7, तो पॉइंट तो हमारे पास सेम है और हमें एक ही पॉइंट को लेना था यहाँ पे, तो हमने क्या लिया, पॉइंट पी लिया है यहाँ पे। तो कह सकते हैं कि यार क्लियरली ओपी इज इक्वल टू ओपी वेयर ओ इज ओरिजिन पॉइंट, क्योंकि ये गिवन नहीं था ना, तो आपको बताना पड़ेगा ओ इज ओरिजिन पॉइंट। सो P comma P is the element of R, P comma P is the element of R, और जब P comma P is the element of R है तो आप कह सकते हो कि therefore R is
रिफ्लेक्सिव, तो आर आपका रिफ्लेक्सिव निकल आया यहाँ पे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे नेक्स्ट देखो। नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो इसको, कि जो सेट ए दे रखा है आपके पास, सेट सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ डेटा है वो है पॉइंट्स का, ऐसे पॉइंट्स है, क्या क्लियरली क्या रखा है कि ये जो है, एक मिनट, गिवन ये किसका है, प्लेन का है, ठीक है ना, लिख रखा है ना यहाँ पे कि पॉइंट्स इन ए प्लेन। अब एक प्लेन में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, तो प्लेन के लिए कंफर्म है ना कि आपके पास एक्स और वाई दो ही डायमेंशन होते हैं, लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, यानी कि एक्स होता है और वाई होता है। यानी किसी भी पॉइंट को अगर मैं यूज करता हूं, कहीं भी कोई भी पॉइंट लेता हूं, तो मेरे पास क्या मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मिलेंगे, इसके ये मिलेंगे ना। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं ओरिजिन की बात करता हूं, इसको मैंने ओरिजिन माना है, तो यहां से यहां तक कोई एक डिस्टेंस होगा हर एक पॉइंट के लिए। एक पॉइंट P है, ये पॉइंट मान लो Q है, ये R है, ये S है, ये T है। ऐसे ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन इसके पास है। मतलब इसके पास क्या हो सकता है, P होगा, Q होगा, R होगा, S होगा, T होगा एंड सो ऑन, बहुत बहुत सारे, लॉट ऑफ। किसी एक पॉइंट को आपने ओरिजिन माना है, तो ओरिजिन को आप 0 0 यूज करते हो, और आपसे कह रहा है कि इस ओरिजिन को यूज करते हुए जो कंडीशन है, कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन ये कह रहा है कि वैसे पॉइंट्स का कलेक्शन हमें चाहिए रिलेशन के लिए, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, सेट से ही निकलता है ना। तो कह रहा है कि रिलेशन वो होना चाहिए जिसके लिए जो दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मान लो कि दो पॉइंट्स हमने कौन कौन से यूज कर लिए हैं, तो हमने एक पॉइंट यूज कर लिया ये Q वाला, और एक पॉइंट हमने यूज कर लिया ये R वाला। तो देखो, तो Q और R का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, मैं इसको हटा देता हूं, एज्यूम कर लो कि ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। तो क्या कहेगा, ये बोलेगा कि R और Q में रिलेशन है, R और Q में क्या है, रिलेशन है। वो ये बता रहा है, रिलेशन का डेफिनेशन क्या है कि हम वैसे ही दो पॉइंट्स को लेंगे जिनका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, मतलब इसका डिस्टेंस या इसका लेंथ, लेंथ जो भी है हमारे पास, या डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जो भी है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ऐसा नहीं है कि यही दो पॉइंट्स होंगे हमारे पास। यहाँ देखो, अगर मान लो कि इस प्लेन को मैंने पूरा का पूरा जो ओरिजिन है, तो ओरिजिन के प्लस माइनस में कहीं भी हो सकता है हमारे पास, तो हमने एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, तो ये 5 है, ये आपके पास मान लो कि 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। तो जब ये दो पॉइंट्स मिल गए तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया P1 मान लो, इसको P2 मान लो, तो फिर ये दो पॉइंट्स का रिलेशन आप कह सकते हो कि ये इस R को सेटिस्फाई करेगा। तो वैसे वैसे दो दो पॉइंट्स के, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं हमें, ऐसे बनाने हैं जिनका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इक्वल होना चाहिए। ये इसका कंडीशन है, अभी केवल इसका कंडीशन है। और जब तक इसके कंडीशन को नहीं समझेंगे, तब तक हम इसके रिलेशंस को बता नहीं पाएंगे कि रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। आई बात समझ में, बताओ। हाँ। तो ये R आपसे बस ये कहना चाहता है कि वैसे दो पॉइंट्स को लेने हैं जिनका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इक्वल हो, ठीक है। तो अगर आप ये दिखाना चाहते हो तो एक बात बताओ, इसको मैं मिटा रहा हूं, और ये जो ओरिजिन है, ये ज्यूम करो कि ये दो लाइनें जो मैंने ड्रॉ की वो नहीं की थी। उससे पहले अगर मैंने इस P पॉइंट को डिनोट किया, तो O से P का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। एज्यूम कर लिया कि ये जो है आपके पास 7 सेंटीमीटर का है या 7 यूनिट का है, ठीक है ना। और अगेन दोबारा मैंने इसी पॉइंट को यूज किया, तो फिर भी वो 7 सेंटीमीटर ही तो होगा, होगा ना, ठीक है। हाँ। तो जो हमें रिफ्लेक्सिव शो करना होता है, रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए क्या चाहिए हमें, कि जिस पॉइंट का रिलेशन चाहिए वो खुद के साथ रिलेटेड है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो यही कहता है ना कि जिस एलिमेंट का रिलेशन है वो खुद के साथ रिलेटेड है या नहीं है। इसके पहले हम करते थे नंबर्स के साथ, कि अगर हमारे पास कहीं 5 है तो 5 का रिलेशन 5 के साथ होना चाहिए, 6 है तो 6 का रिलेशन 6 के साथ होना चाहिए, 7 है तो 7 का रिलेशन 7 के साथ होना चाहिए, तभी हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स जो है वो नंबर नहीं है, डिजिट फॉर्मेट नहीं है। डिजिट फॉर्मेट होता तो डिजिट समझ में आ जाता, यहाँ पॉइंट फॉर्मेट है।
यानी कि जिस पॉइंट की हम बात करेंगे या जिस पर्सन, पॉइंट लाइक ए पर्सन, तो अगर जिस पर्सन की हम बात करेंगे उस पर्सन का रिलेशन उस पर्सन के साथ यानी खुद के साथ होना चाहिए। तो अगर मैंने पी पॉइंट को लिया तो मैं कह सकता हूं कि पी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और अगेन पी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेम ही तो होगा। ये वैसा ही है जैसे कि आप ट्रायंगल में यूज करते थे। ट्रायंगल में ऐसे यूज नहीं करते थे कि आपने एक ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, मतलब कहीं भी, और इसको आपने कॉमन लाइन बना दिया। अब ये कॉमन लाइन जो है, अगर मान लो इसको P माना, इसको O माना, तो इस ट्रायंगल में जब आप काम करोगे और इस ट्रायंगल में काम करोगे, दोनों में ही इस पॉइंट को कॉमन ले लोगे और आप बताते थे कि OP इज इक्वल टू OP। याद आ रहा है? है ना? तो कॉमन लाइन लेके काम करते थे, लाइन तो वही रहती थी आपके पास। तो वैसे ये भी है कि उसी पॉइंट को दो बार यूज किया हमने और हमने कहा कि OP इज इक्वल टू OP, यानी कि P पॉइंट का रिलेशन P पॉइंट के साथ है। क्योंकि हमें रिलेशन में क्या चाहिए था, हमें डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इक्वल चाहिए था। और जाहिर सी बात है, जब हम जीरो से लेकर P तक जा रहे हैं और फिर से जीरो से P पे ही जा रहे हैं, तो डिस्टेंस तो सेम ही है, चाहे कुछ भी हो। यानी पहला कंडीशन तो किसी भी हालत में वो सेटिस्फाई कर रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसको। है बात समझ में? हाँ। तो रिफ्लेक्सिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। चलो फटाफट इसको जो है अब देखो सेकंड क्या होता है गुड़िया। सेकंड होता है कि 4 सिमेट्री, आप चेक कर लो। 4 सिमेट्री। सिमेट्री के लिए क्या रूल है? सिमेट्री के लिए रूल यही है ना कि अगर आपके पास A एंड C आर एलिमेंट ऑफ R, तो इट मस्ट इंप्लाई दैट कि C एंड A आर द एलिमेंट ऑफ R। यही मेन कहानी है इसकी, है ना? यानी यहां पे हम एलिमेंट के बदले क्या मान के चले, पॉइंट से लेके चलना है ना, कि पॉइंट P, यहां पे लेट करो कि लेट पॉइंट P एंड पॉइंट R इज द एलिमेंट ऑफ R। ठीक है? अच्छा, सो OP, क्योंकि पॉइंट P और पॉइंट R अगर आपस में रिलेटेड है तो एज पर जो इसका रूल है उसको सेटिस्फाई तो करेगा। और रूल ये कहता है इसका, R का मतलब R के लिए जो कंडीशन है वो ये कहता है कि जो भी आपके पास दो पॉइंट्स आपने यूज किए हैं उन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इक्वल होगा। मतलब अगर आपने यहाँ पे Q लिया है, चलो हम R लेते हैं कहीं और, यहां ले लिया, ये आपके पास R हो गया। ठीक है? तो इसका डिस्टेंस जो होना चाहिए अभी भी इक्वल ही होगा। मतलब अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा और ये भी 7, ये तो था ही पहले से। ठीक है ना? तो अगर आपने P और R को एलिमेंट माना R का, तो रूल ये कहता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द P टू ओरिजिन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द R टू ओरिजिन मस्ट बी इक्वल। अब मैंने इतना लंबा जो है डेफिनेशन ना लिखने के लिए OP इज इक्वल टू OR कर दिया और यहां बता दिया क्या कि O इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। बात समझ में आ रही है क्यों मैं कर रहा हूं? ये बहुत लंबा हो जाएगा ना फिर लिखने में। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताओ? आ रही है। आ रही है ना? एक बात बताओ मुझे, क्या मैं इसी चीज को रिवर्स करके लिख सकता हूं? OP इज इक्वल टू OR और यू कैन से OR इज इक्वल टू OP। एक ही बात है ना? हाँ। ठीक है, अब एक बात देखो ध्यान से कि अगर इसके लिए ये वैलिड है, इसके लिए ये वैलिड है, मतलब कि अगर पॉइंट P एंड पॉइंट R इज द एलिमेंट ऑफ R, then OP is equal to OR. If OR is equal to OP, then it must imply that R comma P is the element of R. होगा नहीं होगा? कहानी वही है कि पहले R था तो पहले R वाले को, यानी R जो है P से रिलेटेड है, यहां पे P जो है R से रिलेटेड था। बात तो फिर भी कोई प्रॉब्लम है नहीं,
क्योंकि डिस्टेंस की बात की जा रही थी और दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं। ये तो थ्योरेटिकली हम देख रहे हैं, प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि O से P का डिस्टेंस और O से R का डिस्टेंस अगर आपस में इक्वल है तो मैं रिवर्स में नहीं बोल सकता कि O से R का डिस्टेंस O से P के डिस्टेंस के इक्वल है। बोल सकता हूं ना? हाँ। ठीक है, तो ये चीज मिला, तो आप लिखोगे क्या कि सो P comma R is the element of R, imply that R comma P is the element of R, so R is symmetry. R is symmetry. तो ये बात समझ में आई कि R symmetry कैसे हुआ? हाँ। अब देखो थर्ड क्या रहेगा हमारे पास, ट्रांजिटिव ना। तो फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए हमें दो रिलेशन पहले से मतलब प्री अप्रूव्ड होने चाहिए, मतलब पहले से पता होना चाहिए। तो हम पहले ही मान के चलते हैं कि लेट P comma R is the element of R and R comma Q, दोनों तो यहाँ पे है ही हमारे पास, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, एक काम करते हैं, इसको अलग अलग करके लेट कर लेते हैं क्योंकि स्टेटमेंट भी लिखेंगे इसके साथ। तो अगर हमने ये माना कि लेट P comma R is the element of R, तो it must imply that OP is equal to OR। आप कह सकते हो कि वेयर O is origin, चलेगा। एंड let RQ is the element of R, so it imply that OR is equal to OQ, OR is equal to OQ, और सेम थिंग where O is origin। ये हमें इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि इसने O को डिफाइन नहीं किया ना कि ओरिजिन है, और आप स्टेटमेंट को बचाने के लिए, मतलब चूंकि काफी लंबा स्टेटमेंट लिखना पड़ जाएगा, तो आप उससे बचने के लिए काम कर रहे हो। अदरवाइज क्या लिखना पड़ता है आपको, आपको लिखना पड़ता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द P टू ओरिजिन इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द Q R टू ओरिजिन। अब सोच लो कितना लंबा काम करना पड़ता है हर एक स्टेप के लिए, इसलिए मैं बचाना चाहता हूँ और कुछ नहीं है। तो इसको आपने इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखो तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या दिखाई दे रहा है, क्या फर्स्ट और सेकंड दोनों को मैच करते हुए ये नहीं कह सकते आप कि OP इज इक्वल टू OQ। ये देखो तो OP इक्वल है किसके, OR के, और OR किसके इक्वल है, OQ के। इसका मतलब कि OP इज इक्वल टू QR होगा, OR होगा। हाँ जी, हाँ। होगा ना। अब एक बात बताओ, OP इज इक्वल टू OR था, तो आपने P कोमा Q को बोला कि ये एलिमेंट है R का। सेम थिंग यहाँ पे आपके पास OP इज इक्वल टू OQ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि P कोमा Q इज द एलिमेंट ऑफ R। और ये तो चाहिए था आपको कि अगर ये दो फर्स्ट एंड सेकंड ये दो आपस में रिलेटेड हैं तो इन दोनों के बेस पे ये आना चाहिए था, और आ चुका है ऑलरेडी। तो आप यहां लिख सकते हो कि सो या देयरफॉर P comma R is element of R and PQ is the element of R, implies that PQ नहीं RQ। ठीक है, it implies that P comma Q is the element of R। ठीक है, तो ये R का अगर एलिमेंट है तो आप क्या कह सकते हो कि सो R is ट्रांजिटिव। आई बात समझ में। अब जब आपके पास R ट्रांजिटिव आ गया तो आपके पास तीनों कंडीशन मिल गया ना, तो लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस
आर इज या तो आप डायरेक्टली लिख लो कि आर इज इक्विवेलेंस, या फिर आप तीनों को एक बार बता दो कि आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन या आर इज इक्विवेलेंस ऑल्सो। आई बात समझ में? मैं डायरेक्टली लेता हूं, ठीक है, आर इज इक्विवेलेंस। बात समझ में आ रही है? लास्ट पार्ट में जो आपसे इसने पूछा है उसको देख लो, लैंग्वेज लिखना है, कोई ज्यादा नहीं है। देखो, आपने जितने भी पॉइंट्स लिए हैं यहां पे लिख सकते हो कि ऑल द पॉइंट्स, लास्ट में ऑल द पॉइंट्स आर नॉट इक्वल टू 0 0। नॉट इक्वल टू 0 0 का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स लिए गए हैं, है कि नहीं? एंड आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। एक बात देखो, अभी हमने यहां पे 3 पॉइंट्स लिए हैं ना, बाकी कोई और भी पॉइंट्स मैं लूंगा तो ये ऐसे ही लूंगा ना कि इनका डिस्टेंस सेम होना चाहिए कहीं भी। तो अगर मैंने डिस्टेंस सेम लेते हुए कहीं भी पॉइंट्स लिया है तो हमें क्या बनने वाला है, क्या मिलने वाला है यहाँ पे? तो एक सर्कल ही तो मिलने वाला है। हाँ जी, एक सर्कल ही मिलेगा ना। हाँ। तो वही आपको बताना है कि ऑल द पॉइंट्स आर नॉट इक्वल टू 0 0 एंड आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, सो इट फॉर्म a circle with center is at origin। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, करेंगे सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन ए सेट ऑफ ऑल पॉलीगन एज। आर कैसे डिफाइंड है? आर के पहले आपको एक ए सेट ए बोला गया ना, तो वो भी लिख लेता हूं कि ये जो है सेट ऑफ ऑल पॉलीगन है ना। ये सारे पॉलीगन का सेट है, मतलब इसमें हर टाइप के पॉलीगन्स मिलेंगे आपको। और फिर जो है आर डिफाइन है। आर किस तरीके से डिफाइन है कि P1 एंड P2, P1 P2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉलीगन 1 एंड पॉलीगन 2, ठीक है, सच दैट P1 P2, P1 एंड P2 have same number of sides। ठीक है, तो P1 P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड्स है, वैसे ही पॉलीगन का रिलेशन एक दूसरे पॉलीगन के साथ है ना। तो आपको क्या क्या शो करना है? आपको शो करना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब कि तीनों ही शो करना है ना। तो सबसे पहले आप चेक करो कि फोर रिफ्लेक्सिव चेक करते हो ना,
फॉर रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या चाहिए आपको? खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, और जाहिर सी बात है आप इसके लिए क्या क्या कह सकते हो, बहुत कुछ बता सकते हो कि कोई भी पॉलीगन, पॉलीगन का, अच्छा सबसे छोटा पॉलीगन बताओगे मुझे पहले कि सबसे छोटा पॉलीगन जो है वो कौन सा होगा? नहीं बताओगे? सबसे छोटा पॉलीगन ट्रायंगल ही तो होता है, 3 साइड्स वाले। हाँ भैया। क्या हो गया? तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमें चेक करना है पॉलीगन्स के लिए, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम कह सकते हैं द सेम पॉलीगन एक बार बताओ, रिफ्लेक्सिव यही कहता है ना कि अगर 5 है तो 5 के साथ रिलेट होना चाहिए, या यानी जिस पॉलीगन की अगर हम बात कर रहे हैं वो पॉलीगन खुद के साथ रिलेशन उसका होना चाहिए, और खुद के साथ रिलेशन तभी हो सकता है जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और इस कंडीशन में क्या कहा जा रहा है कि उसके पास सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। तो अगर मैं कह रहा हूं कि दोनों ही सेम पॉलीगन है, मतलब दोनों ही ट्रायंगल है, अगर दोनों ही ट्रायंगल हैं तो जाहिर सी बात है इसके पास भी 3 साइड्स होंगे और इसके पास भी 3 साइड होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि सेम पॉलीगन, सेम टाइप के पॉलीगन की अगर हम बात करते हैं तो कह सकते हैं कि द सेम पॉलीगन हैव द सेम नंबर ऑफ sides, so p comma p is the element of R। समझ में आई? hence R is reflexive। बहुत सिंपल है, क्योंकि सेम पॉलीगन है तो खुद के साथ रिलेशन होगा ही होगा। और जितने अगर किसी भी पॉलीगन को लेते हैं तो अगर पहले वाले के पास 3 साइड्स है, दोबारा उसी को हमने यूज किया तो उसके पास तो 3 साइड्स है ही, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी खुद का रिलेशन खुद के साथ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है हमारे पास कि फोर्स साइमेट्री। साइमेट्री के लिए क्या है, पहले हमें एक कंडीशन लेट करना पड़ता है, तो लेट कर लो पहले कि लेट P1 एंड P2 एलिमेंट ऑफ R। अगर P1 P2 एलिमेंट ऑफ R है तो इट इंप्लाई दैट कि P1 एंड P2 हैव, ये कह सकते हो ना गुड़िया कि जो P1 और P2 जो है, P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। बताओ है कि नहीं? नहीं बात समझ में आई? हाँ अगर जी। मैंने बोला है कि पॉलीगन 1 पॉलीगन 2 जो है एलिमेंट है आर का, तो एज पर रूल इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि P1 और P2 दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। और इसी को हम रिवर्स भी बोल सकते हैं कि P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्या नहीं कह सकता मैं? मतलब P1 के पास जितनी साइड्स है उतने ही P2 के पास है, या रिवर्स में P2 के पास जितने साइड्स है उतने ही P1 के पास है। आगे पीछे बोलो उसे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि इट इंप्लाई दैट कि P2 एंड P1 आर एलिमेंट ऑफ R। P1 एंड P2 आर द एलिमेंट ऑफ R। समझ में आ रही है? ठीक है, पहले P1 P2 एलिमेंट था R का, इसके बेस पे हमने क्या लाया, हम क्या जो है प्रूव कर चुके हैं अभी कि P2 एंड P1 इज एलिमेंट ऑफ R, सो R इज साइमेट्री। तो साइमेट्री प्रूफ हो गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें भी यहां तक? नहीं। चलो फटाफट डाउन नोट डाउन करो। देखो थर्ड क्या रह गया हमारे पास, ट्रांजिटिव।
तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है, दो केस आप पहले से एज्यूम कर लेते हो कि वो ट्रू है, तो तीसरा सही होना चाहिए, है ना। यानी कि लेट P1 एंड P2, सॉरी P1 कॉमा P2 एलिमेंट ऑफ R। अगर P1 P2 एलिमेंट है R का, तो ये क्या इंप्लाई करता है, जो इसका कंडीशन है वो ये कहता है कि P1 एंड P2 यानी कि पॉलीगन 1 एंड पॉलीगन 2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा, एंड लेट, दो कंडीशन लेट करने होते हैं ना, इसका जो लास्ट पॉलीगन है मतलब कि P2 कॉमा P3 एलिमेंट ऑफ R ये है, क्योंकि हमने एज्यूम किया है, तो इसे ये क्या कह सकता है, ये कहेगा कि P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर इसको मैंने पार्ट 1 मान लिया, इसको पार्ट या इक्वेशन 2 मान लिया, अब ऐसे इसको देखो, समझो कि एक पॉलीगन ऐसा है, मुझे नहीं पता कौन सा पॉलीगन है, ठीक है, बट जो भी मैंने पहली बार बनाया वो उसी तरीके का, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास सेम होंगे, है ना, डिजाइन भले कुछ भी हो जाए, नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास सेम होने चाहिए। तो इसको मैंने माना है P1, इसको P2 और इसको P3। मैं कह रहा हूं कि इसके पास ये दोनों जो है P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो P1 P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड्स होने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसके पास 4 है तो इसके पास भी क्या होगा, 4 ही होगा। एंड ये जो नीचे वाला जो स्टेटमेंट है, जो सेकंड स्टेटमेंट है, वो आपसे ये कहना चाहता है कि P2 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। मतलब कि P2 के पास अगर 4 है तो P3 के पास भी क्या होगा, 4 ही होगा, और कुछ तो होगा नहीं। तो क्या इन दोनों स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि P1 एंड P3 के पास भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं? हाँ जी हाँ। बोलो, है ना। तो इसी स्टेटमेंट को आप, मतलब इसी चीज को जो है स्टेटमेंट के थ्रू लिख लो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव P1 and P3 have same number of sides. So this implies that P1 comma P3 is the element of R. ठीक है, therefore P1 P2, अगर P1 P2 जो है एलिमेंट है R का, एंड P2 P3 एलिमेंट है R का, तो दिस इंप्लाई दैट, ये इंप्लाई करता है कि P1 एंड P3 भी एलिमेंट होगा R का। सो इसके नीचे वाले लाइन में लिखोगे आप ये कि सो R इज ट्रांजिटिव। आई बात समझ में, R ट्रांजिटिव हो गया। अब जब R ट्रांजिटिव हो गया तो अब इसके लिए क्या कह सकते हो, चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, जो लास्ट स्टेटमेंट है वो भी लिखवाया तो क्या कह सकते हो यहां पे, हेंस R इज इक्विवेलेंस। ठीक है, R इज इक्विवेलेंस। अब आप चाहो तो स्टेटमेंट में जोड़ सकते हो कि सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, वो लिख लोगे। एंड उसने एक और कंडीशन बोला था ना लास्ट में, करेक्ट, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द ट्रायंगल T with the side 3, 4, 5. What is the all the set of elements in A related to the right angle triangle? अच्छा,
तो एक बात बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कितने साइड्स की जरूरत पड़ती है गुड़िया? लास्ट में बोला था उसने कि वैसे सारे सेट्स के बारे में बताना है आपको, या सेट ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताना है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास जाहिर सी बात है 3 साइड तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो कि द एलिमेंट द क्या पूछा था, एलिमेंट्स ही पूछ रहा था ना आपसे, एलिमेंट इन ए related to set T, ये बोला था ना, सेट टी बोला था ना उसने। सेट टी है क्या आपके पास? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, विथ साइड, साइड कितना है आपके पास? 3, 4 और 5। आपको पता है कि 3, 4 एंड 5 कर लो। ये राइट एंगल ट्रायंगल का सेट हो सकता है नहीं हो सकता है? देखो 5 का स्क्वायर जो होता है वो 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के इक्वल होता है ना। ये 9 हो गया प्लस 16 दैट इज 25, और यहाँ भी 25। राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है ना, जो बिगर साइड होता है उसका स्क्वायर जो है बाकी छोटे जो 2 साइड्स होते हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि इनके जो साइड्स है उसके बेस पे, यानी कि ये एक ट्रायंगल का सेट बनाया गया है अगर आपसे, तो पूछा जाए इससे कौन कौन आपके पास रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जितने भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे, यानी कि द एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द सेट राइट एंगल ट्रायंगल विद दिस साइड आर ऑल द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब चाहे राइट एंगल ट्रायंगल का किसी भी साइड का ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको बस पॉलीगन के साइड से रिलेटेड रिलेशन है उसको। मतलब आप नई कॉन्ग्रुएंट से मतलब है, नई सिमिलैरिटी से मतलब है, इसे मतलब नहीं है ना। स्टेटमेंट जो था इसका आर का, वो तो बस एक ही चीज कह रहा है कि ऑल द साइड्स सेम होने चाहिए, और दूसरा इसने क्या बोला, तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में साइड तो सबके 3 ही होंगे, यानी जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल मिलेंगे वो सबके साथ रिलेट करेगा ये वाला सेट जो इसने पूछा था। तो यही इसका लास्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, ठीक है भैया। देखो जो ट्रायंगल है चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या ना हो, अगर ट्रायंगल है यानी कि पॉलीगन है और उस पॉलीगन में कितने साइड्स हैं, केवल 3 साइड्स। पॉलीगन में कितने साइड होते हैं, मतलब पॉलीगन कौन सा, तो ट्रायंगल वाला, और ट्रायंगल के पॉलीगन में कितने साइड होंगे, तो 3 साइड्स होंगे। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर ले या किसी भी ट्रायंगल की बात कर ले तो उसके पास 3 साइड्स ही होंगे, और जो रूल है आर के लिए, जो कंडीशन है वो कह रहा है कि पॉलीगन 1 एंड पॉलीगन 2 जो भी पॉलीगन होंगे हमारे पास उन दोनों पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स सेम होने चाहिए, बस उसको उसी से मतलब है, उसको बाकी प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है। तो आप कह सकते हो कि ऑल द एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द सेट टी, जो भी टी होगा चाहे उसके पास साइड कुछ भी हो, वो रिलेट करेगा ऑल द सेट ऑफ नॉट ओनली राइट एंगल ऑल द ट्रायंगल। क्योंकि कोई भी ट्रायंगल ले लो, हर एक ट्रायंगल में 3 ही साइड होंगे ना, इससे ज्यादा और ना इससे कम हो सकते हैं क्या? नहीं। है कि नहीं? तो चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल बोला हो या आइसोस्केलेटन ट्रायंगल बोला हो, कुछ भी बोला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि जो रूल है, मतलब देखो आर का डेफिनेशन ही आर का रूल होता है। तो आर को जो डिफाइन किया गया उसमें बस ये बात की जा रही है कि साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन के सेम होने चाहिए, और नंबर ऑफ साइड्स अगर मैं इसकी देखता हूं तो उसके पास 3 है। तो 3 अगर साइड है तो कोई भी ट्रायंगल ले लो उसके पास 3 साइड्स ही होंगे, यानी कि ये हर एक ट्रायंगल के सेट से रिलेट करेगा, यानी हर एक ट्रायंगल वाला जो एलिमेंट होगा या जिसमें ट्रायंगल है वो सब इसके साथ रिलेट करेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आई बात समझ में?